हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ लैब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमने पढ़ना था एप्लीकेशंस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। इसमें फर्स्ट हेडिंग है जो बिट। सो व्हाट अबाउट बिट? हम क्या जानते हैं बिट के बारे में? ए बिट इज़ अ सिंबल विद टू पॉसिबल वैल्यूज़ 0 एंड 1। ए बिट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यूज़। हम इस्तेमाल करते हैं 1 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रू और 0 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट टॉपिक है बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल क्या होता है? हमने पहले पढ़ा था प्रोपोजिशन की डेफिनेशन। तो वो कैसी स्टेटमेंट थी जो कि फॉल्स हो सकती थी या ट्रू हो सकती थी। ये भी इसी तरह है। बूलियन वेरिएबल विच वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट हेडिंग बिट ऑपरेशंस। बिट ऑपरेशंस करस्पॉन्ड्स टू लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या थे जो हमने पहले पढ़े थे? लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसमें था कंजंक्शन, डिसजंक्शन, एक्सक्लूसिव और कंडीशनल, बाई कंडीशनल। और इसी तरह बिट ऑपरेशंस क्या होंगे? हम नोटेशन यूज़ करते हैं ओ आर, एंड एक्स ओ आर। ये बिट ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट है बिट स्ट्रिंग। क्या होती है बिट स्ट्रिंग? सीक्वेंस ऑफ बिट्स, 0 1 की सीक्वेंस, इसको कहते हैं बिट स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, किसी भी सीक्वेंस में, बिट की सीक्वेंस में नंबर ऑफ बिट्स कितने इस्तेमाल हुए हैं वो उसकी लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल ऊपर जो एग्जांपल लिखी है उसमें कितने नंबर्स हैं कि 4 4 4 और एक 13। नेक्स्ट हेडिंग है बिटवाइज ऑपरेशंस। बिटवाइज ऑपरेशंस क्या हैं? बिटवाइज और, बिटवाइज एंड बिटवाइज एक्सओआर। ये 3 ऑपरेशन जो हैं इनको बिटवाइज ऑपरेशंस कहते हैं। बिटवाइज और क्या होता है? जब हम डिसजंक्शन को ऑपरेट करते हैं दो सेम लेंथ की स्ट्रिंग्स पे, तो उसको कहते हैं बिटवाइज और। इसी तरह एंड ऑपरेटर जब यूज़ करते हैं तो बिटवाइज एंड, और एक्सक्लूसिव और जब ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ये बिटवाइज एक्स ओ आर होता है। सेम लेंथ की बिट स्ट्रिंग्स पे हम ये ऑपरेशन यूज़ करें तो इनको बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्स ओ आर कहते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रोपोजिशनल लॉजिक की, ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 16 पे है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? हाउ कैन दिस इंग्लिश सेंटेंस बी ट्रांसलेटेड इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशन। कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापॉजिटिव भी लिखना है इसका। तो 2 प्रोपोजिशंस दी हुई हैं, पी और क्यू, और इफ़ स्टेटमेंट जो होती है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। इफ़ हारून वर्क्स हार्ड ही विल स्टैंड फर्स्ट। तो ये पी इम्प्लाइज क्यू इसकी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इफ़ पी देन क्यू। नेक्स्ट इसका कन्वर्स लिखना है इंग्लिश में भी, और इसको लॉजिकल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं वो भी। कन्वर्स कैसे लिखेंगे इसका? इफ़ हारून वर्क्स हार्ड ही विल स्टैंड फर्स्ट। कन्वर्स पी और क्यू की जगह को रिप्लेस कर देना है। इफ़ अपनी जगह ही रहेगा, सेकंड वाला टेंस जो है वो फर्स्ट वाले में चेंज हो जाएगा और फर्स्ट वाला सेकंड में। जैसे हारून स्टैंड फर्स्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसको जब हम दूसरी जगह पे लेके जाएंगे तो ये फ्यूचर का हो जाएगा, और जो फ्यूचर वाला सेंटेंस है वो अगर पहले की जगह पे आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बन जाएगा। तो इसको कन्वर्स कैसे बनेगा? इफ़ हारून स्टैंड्स फर्स्ट ही विल वर्क हार्ड। इसी तरह इसकी लॉजिकल फॉर्म क्या है? क्यू इम्प्लाइज पी। इनवर्स किस तरह लिखते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल इम्प्लीकेशन है पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन ले लेते हैं दोनों का, निगेशन पी, निगेशन क्यू। निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ये इनवर्स है। इफ़ हारून डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट स्टैंड फर्स्ट। दोनों सेंटेंसेस ऑपोजिट हो जाएंगे एग्जैक्ट नोटेशन के। ओके, कंट्रा पॉजिटिव क्या है? कंट्रा पॉजिटिव है इनवर्स का उल्ट कर दें तो वो हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव की स्टेटमेंट आ जाएगी। इफ़ हारून डज नॉट स्टैंड फर्स्ट ही विल नॉट वर्क हार्ड। इसकी फॉर्म क्या है लॉजिकल? निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं कोई प्रोपोजिशंस का
उसके ऊपर हमें कुछ उन्होंने ऑपरेशंस दिए होते हैं, या तो हमने पी और क्यू फाइंड करना होता है, या हमने पी एंड क्यू फाइंड करना होता है, या पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड करना होता है। तो ये जो ऑपरेशंस हैं इनको हम सिस्टम स्पेसिफिकेशंस भी कहते हैं। तो वो किस तरह के हो सकते हैं सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, और उनकी वैल्यूज़ किस किस तरह की हो सकती हैं? दो तरह की, कंसिस्टेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन और नंबर 2 है इनकंसिस्टेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन। हम देखते हैं इन दोनों को वन बाय वन। फर्स्ट वाला है कंसिस्टेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ इन ट्रूथ टेबल all the system specifications are not conflicting to one another। हो सकता है समझ आई हो, लेकिन अगर नहीं आई तो एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 है डिटरमिन वेदर दिस सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आर कंसिस्टेंट। ये इंग्लिश स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको हमने लॉजिकल फॉर्म में ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। द वॉइस मैसेज इज स्टोर्ड और इट इज़ रीट्रांसमिटेड। ये सेंटेंस हो गया। इसमें से हमने प्रपोजिशंस निकालने हैं पी और क्यू, ये जितने भी उन्होंने दिए होंगे। इसमें 2 दिए हुए हैं, इनको हमें पहले लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिखने हैं पी और क्यू। और सिस्टम स्पेसिफिकेशंस कौन कौन से बनते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है पी और क्यू की, द वॉइस मैसेज इज स्टोर्ड और इट इज़ रीट्रांसमिटेड सॉरी। सेकंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्या है? द वॉइस मैसेज इज नॉट स्टोर्ड और पी इम्प्लाइज क्यू थर्ड वाली है। इसका हमने बनाना है ट्रूथ टेबल। पी वाला कॉलम, क्यू वाला कॉलम, ये प्रोपोजिशंस। निगेशन पी लेना है क्योंकि हमने सिस्टम स्पेसिफिकेशन में उन्होंने ये दिया हुआ है। उसके बाद जितने भी वन बाय वन कर लेने हैं। अब हमारा काम क्या है, जब ट्रूथ टेबल बन जाएगा तो 3 थे ना हमारे पास सिस्टम स्पेसिफिकेशन जो उन्होंने हमें गिवन किए हुए हैं, तो उनमें से ये जो मैंने हाईलाइट किया है थर्ड वाली रो, उसमें देखें हर एक सिस्टम स्पेसिफिकेशन की वैल्यू ट्रू है, यानी इनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई अपोजिट नहीं है। तो ये इस सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट। तो इसको हम अलग करके लिखेंगे, ये वाला पार्ट जिस पे पी की वैल्यू फॉल्स है, क्यू की वैल्यू ट्रू है। इस कंडीशन पे आ रहे हैं ये तीनों कंसिस्टेंट। इसको अलग करके लिख लिया। दिस टेबल शोज डैट द सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आर कंसिस्टेंट। आगे किस पे थे? इफ़ पी इज़ फॉल्स एंड क्यू इज़ ट्रू। ये क्यू की जगह मैंने पी लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, आप इसको सही कर लें। नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल से देखते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम कैसे होता है। एग्जांपल नंबर 12, और दिस सिस्टम स्पेसिफिकेशंस कंसिस्टेंट। आगे हमने यहाँ पे इसको समझना है अच्छे से और इसको प्रोपोजिशंस लॉजिक में चेंज करना है, उसमें से सिस्टम स्पेसिफिकेशंस अलग करनी है। तो कितने दिए हुए हैं? यू इम्प्लाइज निगेशन ए, एक है। दूसरा वाला ए इम्प्लाइज एस और है निगेशन एस इम्प्लाइज निगेशन यू। इनका बनाना है हमने ट्रूथ टेबल। तो टेबल बना के फिर देखना है कि किस किस फॉर्म पे जो हमारे पास तीनों सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आई हैं वो ट्रू है सारी वैल्यूज़। तो ये मैंने लेबल किए हैं, जो हाईलाइट किए हैं। 4 केसेस बनते हैं जिनमें ये सिस्टम कंसिस्टेंट, अगर एक भी इस तरह की वैल्यू होगी तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। वी कैन राइट दैट पार्ट ऑफ ट्रूथ टेबल इन विच ऑल दी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आर ट्रू। ये हमने पार्ट अलग करके लिख लेना, फिर उसको एक्सप्लेन कर देना कि किस किस केस में हमारे पास कंसिस्टेंट हुआ है। तो दिस शोज दैट सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आर कंसिस्टेंट इन फॉलोइंग 4 केसेस। तो वो 4 केसेस लिख देने हैं। उम्मीद है आपको कंसिस्टेंट सिस्टम की समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इफ़ द सिस्टम स्पेसिफिकेशंस कंटेन कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी ये उसके उल्ट होगा, सारे ट्रू नहीं होंगे सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, उसमें चंद वैल्यूज़ फॉल्स होंगी, उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन। एग्जांपल नंबर 11 से इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिटरमिन वेदर द सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आर कंसिस्टेंट। ये 10 का ही पार्ट है, उन्होंने बस एक प्रोपोजिशन या एक सिस्टम स्पेसिफिकेशन एक और ऐड कर दिया। उन्होंने पूछा अगर इसको ऐड करें फिर भी सिस्टम कंसिस्टेंट रहता है,
तो चेक करते हैं। या अब हमारे पास 1 2 3 4 हो गए सिस्टम स्पेसिफिकेशन। इन चारों को हमने चेक करना है। ट्रुथ टेबल बनाते हैं और देखें किसी भी केस में सारी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस ट्रू नहीं है, तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया। तो ये था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का सिनेरियो। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन के रिलेटेड लॉजिक सर्किट्स। लॉजिक सर्किट्स में कौन सी हेडिंग्स आती हैं? इन्वर्टर, नॉट गेट क्या होता है? इसमें सिंगल इनपुट होती है और इसकी जो आउटपुट हमें रिसीव होती है जब हम नॉट गेट इस पर अप्लाई करते हैं या इन्वर्टर अप्लाई करते हैं, तो निगेशन पी इसकी आउटपुट आ जाएगी। और गेट नेक्स्ट है। और गेट में 2 इनपुट सिग्नल्स होंगे पी एंड क्यू, और हमें क्या मिलेगा आउटपुट में? पी और क्यू। इसकी सिंबल इस तरह होती है और की। नेक्स्ट चलते हैं एंड गेट। इसमें भी 2 इनपुट सिग्नल्स हैं और आउटपुट क्या मिलेगी आफ्टर द अप्लाइंग एंड गेट? पी एंड क्यू। नेक्स्ट है कम्बिनेशनल सर्किट्स। पहले हमने पढ़े थे जब प्रोपोजिशंस, उसके बाद हमने कंबाइंड प्रोपोजिशन पढ़े थे, यानी कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा थे प्रोपोजिशन। अब हमने सर्किट्स पढ़े हैं, तो अब हमने कम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ने हैं। कम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक गेट्स यूज्ड टू बिल्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। जब एक से ज़्यादा सर्किट्स बन जाए मिलके ना आउटपुट कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट देने लगे, तो वो कम्बिनेशनल सर्किट्स होता है। हम इसकी एग्जांपल करेंगे जब क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक एक्सरसाइज में वो करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी इजी। तो बिटवाइज और, बिटवाइज एंड बिटवाइज XOR हमने फाइंड करना है। 2 बिट स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, सेम लेंथ की हैं। हमने 4 और 4 इस तरह लिखने हैं और दरमियान में स्पेस देनी है थोड़ी सी, ताकि ये इजीली नोटेशन हो, हमें इनकी लेंथ समझने में आसानी हो। ओके, बिटवाइज और कैसे अप्लाई करते हैं? और ऑपरेशन में फॉल्स या फिर 0 बिट तब आंसर में आता है जब दोनों प्रोपोजिशंस या दोनों बुलियन वेरिएबल्स 0 हों, 0 बिट। तो यहाँ पे दोनों कहीं पे भी नहीं है। और ऑपरेशन जब अप्लाई करें तो सारा ट्रू या फिर बिट 1 आएगा। बिटवाइज एंड ऑपरेशन जब अप्लाई करते हैं तो क्या मद्देनज़र रखते हैं? कंजंक्शन में ट्रू वैल्यू तब होती है हमारे पास आउटपुट में जब दोनों प्रोपोजिशंस की वैल्यू ट्रू होती हैं। तो यहाँ पे दोनों किसी में भी नहीं है ट्रू, इसलिए 0 0 0 फॉर्म आई हुई है। ओके, बिटवाइज XOR अप्लाई करते हैं। एक्सक्लूसिव और अपोजिट अगर साइंस हो ट्रू और फॉल्स या फिर 0 1, तो उन पे एक्सक्लूसिव और अप्लाई करें तो वो ट्रू वैल्यू देते हैं, बिटवाइज 1। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आगे। मैंने सारे सॉल्व नहीं किए क्योंकि ये इजी हैं, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चन हल किए हैं, एक पहला और एक 4th वाला। तो पहले ब्रैकेट वाले बिट लेंथ उन पे ऑपरेशन सॉल्व करना है, उसके बाद 3rd वाला। सो इजी, आगे भी करें। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ट्रांसलेट द गिवन स्टेटमेंट इन प्रोपोजिशनल लॉजिक यूजिंग propositions provided. Number 1 है you can install software if you are an administrator. if की नोटेशन अगर आ गई है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो if के बाद जो स्टेटमेंट है, ओके, प्रोपोजिशन का इन्होंने खुद ही नाम दिया हुआ है। तो इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट है उसकी प्रोपोजिशन का नाम है ए, और फर्स्ट इफ़ से पहले वाली आई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए इम्प्लाइज आई। इफ़ से हमें पता चल जाता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन अगर सेंटेंस में व्हेन एवर भी आए तो भी वो कंडीशनल सेंटेंस है। अगर वर्ड यूज़ हो अनलेस, जैसे अगले क्वेश्चन में यूज़ होगा यू कैन नॉट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अनलेस यू आर एडमिनिस्ट्रेटर।
सेंटेंस में अगर अनलेस यूज़ हो तो उसको कैसे डील करना है। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन एग्जैक्ट कंडीशन का ये कन्वर्स होता है अनलेस, यानी इफ़ का कन्वर्स अनलेस। तो इसकी जो भी प्रोपोजिशन बनेगी, लॉजिक बनेगा, वो है आई इम्प्लाइज ए। 3 पे है यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन BSIT इफ़ यू हैव रीड इफ़ यू हैव रेड कंप्यूटर इन FSC और यू पास कंप्यूटर एंट्री टेस्ट। इसमें इन्होंने नाम दिए हैं प्रोपोजिशन के ECOT, लेकिन इफ़ के बाद कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू हैव रेड कंप्यूटर इन FSC, इसकी जगह अगर हमें सी का नाम दिया हुआ है तो C और T करके इम्प्लाइज E, इसका ये लॉजिकल बनता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे और जिसमें समझ ना आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमने लॉजिक सर्किट्स बिल्ड करने हैं, जिसमें उन्होंने हमें इनपुट दी होगी, ऑपरेशंस दिए होंगे और हमने बस आउटपुट बनानी है उसकी। तो निगेशन P एंड निगेशन Q फर्स्ट वाला, तो पहले P इनपुट देंगे और उसके ऊपर इन्वर्टर अप्लाई करेंगे, तो निगेशन P वाली आउटपुट आ गई हमारे पास। इस Q का भी इन्वर्टर अप्लाई करें, निगेशन Q। अब उन्होंने इन दोनों के दरमियान क्या अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर का सिंबल यूज़ करेंगे तो कौन सी आउटपुट हमें मिलेगी, निगेशन P एंड निगेशन Q। बहुत ईजी है ये लॉजिक सर्किट्स। ओके, आगे चलते हैं। मैंने बस एक ही हल किया है, इसका मतलब आप खुद हल कर सकते हैं आगे। और ये है थ्योरी, जितना हमने पढ़ा 1.2 एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक से लेके 1.2 एक्सरसाइज हमने हल की है। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो लॉजिकल सर्किट से रिलेटेड थे, वो मैंने इजी समझा और वो आप कर सकते हैं। ये सारी थ्योरी पढ़ें ताकि आपको मज़ीद समझ आए। मैंने कोशिश की है सारे टॉपिक्स क्लियर करने की आपके, ताकि आपको समझ आ सके। और फिर भी कुछ रह जाए अगर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, आपने ये सारे हल करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉजिक सर्किट से रिलेटेड है, ये भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये था आज का लेक्चर, और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस और उससे ऑनवर्ड 1.3 भी हल करेंगे। उम्मीद है आज के लेक्चर को आपने ध्यान से सुना होगा, समझ आई होगी। नोट्स बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ओके जी, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो। थैंक यू वेरी मच, और अपना बहुत 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 ख्याल रखें।